नमस्कार, जय हिंद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप तमाम भावी गुरुजी का बिहार में तैयारी कर रहे और बिहार से बाहर तैयारी कर रहे उन तमाम भावी गुरुजियों का स्वागत करता हूं, जो कि अपने एग्जाम की टारगेट करके दिन रात एक किए हुए हैं। और उनके दिन रात एक किए हुए की वजह से क्या है, उनका रिजल्ट अवश्य होगा। और उनके रिजल्ट में सहयोग करने के लिए उपस्थित है आपका अपना भाई सर्वेश, पूरा डिटेल के साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर। द ऑफिसर्स एकेडमी कहता है, हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कमल कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो यानी कि क्या है, द ऑफिसर्स एकेडमी का 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला 4 घंटे लगातार करेंगे प्रतिदिन। और ये आपको पता है कि शशि शरण सर का ये बुक है 7000 एमसीक्यू का, और एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड है। और अपने चैनल का तो नारा ही है, शिक्षक तो बने के बाद। अतः ये 7000 एमसीक्यू करने के लिए आपको जुड़ना होगा हमारे चैनल पे। डिटेल के साथ कराएंगे, 3D स्टाइल में कराएंगे। याद रखिएगा, भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है, भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है, तेरी रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है। लाता है जो दिल से भोले बाबा का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। साथियों, याद रखना है कि आप लोग, सावन का महीना चल रहा है, बाबा का नाम लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कीजिए, ओम नमः शिवाय कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर एडुटेरिया बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का 5 ऑप्शन वाला मॉडल सेट आपको प्रोवाइड किया गया है। ये मॉडल सेट भी आपको मिलेगा पूरा डिटेल के साथ, गजब डिस्कशन के साथ। और ये कर लिया तो 80 नंबर पक्का। ओके, और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का तो मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही रहा है हर दिन। अभी सेट नंबर 16 कल ही कराए हैं। तो इन सभी क्लासों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल यानी सर्विस क्लासेस केजीजी पे। ओके, आइए आज का अपना स्टार्ट करते हैं 7000 एमसीक्यू की श्रृंखला। कितनी एमसीक्यू? 7000 एमसीक्यू की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि इसमें सब कुछ है, सब कुछ है, ऑल एंड एवरीथिंग। और हम लोग सीरीज से ही शुरू स्टार्ट करेंगे और लास्ट कर देंगे, इसको एकदम लास्ट कर देंगे। 3 से 4 दिन के अंदर इसका क्या होगा, खात्मा कर देंगे, खात्मा। ओके, और हमें लगता है कि हो सकता है कि ये मेहनत किसी और का है और बनाया मेरे द्वारा जा रहा है। हो सकता है कि मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, आप लोग वीडियो जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, मैं डिलीट कर दूंगा। मैं किसी के समस्या का कारण नहीं बनना चाहता, मैं तो बस इसलिए ये करा रहा हूं। ये 7000 जो है सभी बच्चे को समझ में नहीं आएगा, मैं इन्हें डिटेल से समझाना चाहता हूं। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा, आपको पता है कि कालीबंगा का संबंध किससे है? तो कालीबंगा का संबंध है साथियों हड़प्पा सभ्यता से। ओके, और कहता है कालीबंगा, कालीबंगन किस राज्य में है? तो ये गुजरात राजस्थान राज्य में है। और कालीबंगन से क्या मिला है साथियों? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, खेत के। ओके, और कालीबंगा किस नदी के किनारे है साथियों? तो आपको पता है गुजरात में क्या मिला है? लोथल मिला है, जो किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। महाराष्ट्र में क्या मिला है? दोमाबाद मिला है, दोमाबाद जो कि क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा है। बिहार में हड़प्पा सभ्यता का कोई अवशेष नहीं मिला है। तो कालीबंगा के साक्ष्य कहां से मिले हैं साथियों? तो राजस्थान से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ है? भारत के प्रथम नदी घाटी ये है नर्मदा नदी घाटी। वैसे आप जो लोग जानते हैं कि बेलन नदी घाटी अफगानिस्तान से भी क्या हुआ है साथियों? तो जीवाश्म, मानव जीवाश्म के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। और ये नर्मदा नदी घाटी से क्या मिले हैं आपको? एमपी से, मध्य प्रदेश से क्या मिले हैं? तो मानव के साक्ष्य मिले हैं। कहता है भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो पूरा पाषाणिक संस्कृति। पूरा मतलब क्या होता है? पाषाण मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है साथियों? तो पत्थर। और ये पूरा मतलब क्या होता है? तो पत्थर से पहले, पत्थर से भी पहले मनुष्य जब मतलब पत्थर भी इस्तेमाल करना नहीं जानता था, तभी से क्या है, भारत की संस्कृति है। यानी कि भारत की संस्कृति क्या है? पूरा पाषाणिक है। ठीक है। नव पाषाणिक काल में मनुष्य ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। और मध्य पाषाणिक काल में मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। ओके, कहता भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है। और भीमबेटका की गुफा किससे संबंधित है साथियों? आपको पता है कि बौद्ध जैन, इसमें क्या है? शैल चित्र है। क्या है?
शैल चित्र है, ठीक ना साथियों। कहता है प्रथम मनके के लिए निर्माण का प्रमाण, तो मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला है साथियों, तो मनके निर्माण का कारखाना, मनके निर्माण का कारखाना कहां से मिला, भीमबेटका। भीमबेटका कहां है, मध्य प्रदेश में। कहां है, मध्य प्रदेश में। तो मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला है, भीमबेटका से। और आपको पहले कराए थे कि भीमबेटका से क्या मिला है, शैल चित्रकला का भी। शैल चित्रकला मतलब क्या होता है, पत्थर पे चित्रकला, पत्थर पर चित्रकला। ओके साथियों, तो थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि समझ रहे हैं आप कि कितना कराना है, 7000 एमसीक्यू। चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए चिरांद कहाँ है, तो छपरा में है। छपरा में है चिरांद। और यहाँ पर क्या मिला था, नव पाषाणिक संस्कृति मिला है। चिरांद में क्या मिला है, नव पाषाणिक संस्कृति मिला है। और ये छपरा क्या है, छपरा बिहार में है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस काल में क्या है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है, वह आपका कौन सा काल कहलाएगा, नवपाषाण काल। पहले भी करा दिए कि नवपाषाण काल में कृषि कार्य होती थी। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में था, दमदमा। अब देखिए दमदमा जो है ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। और दमदमा से क्या मिला है साथियों, दमदमा से मानव के साक्ष्य, मानव के साक्ष्य मिले दमदमा उत्तर प्रदेश से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है, तो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़ के साक्ष्य तो हमें मिले हैं, लेकिन ये कहाँ है, बलूचिस्तान में। अगर कहेगा भारत में जो वर्तमान में भारत में मौजूद है तो वह है नर्मदा घाटी। क्या है, नर्मदा घाटी से आपको, या बेलन घाटी। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, विच एज इज कॉल्ड कैल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण युग। मतलब आपको पता है कि तांबा को क्या कहा जाता है, तांबा को कैल्कोलिथिक, तो ताम्र पाषाण युग को क्या कहा जाता है, कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ओके साथियों, आइए। कहता है निम्न में से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। पूरा पाषाण आता है, नव पाषाण आता है, मध्य पाषाण आता है, लेकिन ताम्र पाषाण नहीं आता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति कौन सी थी साथियों, तो आपको पता है ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, कहता भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी, तो भीमबेटका गुफा की खोज हुई थी 1957-58 में। भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई थी, 1957-58 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, शैल चित्र मिला है भीमबेटका से, कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका के शैल सराय निम्नलिखित में से किससे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये देखिए मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के लिए नहीं, मुगलों के मूर्तिकला के लिए नहीं, प्रारंभिक द्रविड़ कला के चिन्हों के लिए नहीं, भारत में उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रति प्राचीनतम चिन्ह के लिए। तो यही क्या है, भारत के उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के लिए भीमबेटका के शैलचित्र प्रसिद्ध है। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकला कहाँ पाई जाती है, तो भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकला भीमबेटका में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालाक्रम है। देखिए प्राक ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, तो ऐसा ऐतिहासिक काल जिसके साक्ष्य मिले हो लेकिन पढ़ा ना जा सका हो। और ऐसा युग कौन है, तो धातु काल, मध्यपाषाण काल या पुरापाषाण काल, या फिर मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या पुरापाषाण काल। धातु काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण। ये आपका क्या होगा, धातु काल, मध्यपाषाण काल। और धातु काल में भी क्या है, कुछ धातु मिलते गए थे लेकिन उस समय हम लोग पढ़ नहीं पाए थे इसके। आपका सही जवाब इसका क्या है साथियों, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल प्राक ऐतिहासिक। अच्छा, प्राक मतलब क्या होता है, जिसके कोई ऐतिहासिक ज्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं उसे क्या कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। हमको जो है ये अर्ध ऐतिहासिक समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया था, अर्ध ऐतिहासिक। अर्ध ऐतिहासिक कहते जिसको पढ़ाना जा सके, प्राक ऐतिहासिक कहते जो पूरी तरह से क्या हो, बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं गया। ये क्या है आपका, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ओके, आइए अगला सवाल है आपका। इस समय बताइए, इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है, तो इस समय मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, तो मोन्टोनेग्रो नदी या सिंधु नदी के किनारे। ओके, और इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी या राखाल दास बनर्जी। कमेंट बॉक्स में चिपकाइए। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था, सही है। वर्तमान हड़प्पा पाकिस्तान में, सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे स्थित है, गलत। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा को उत्खनन करता आर डी बनर्जी थे, राखाल दास बनर्जी थे। ये भी क्या है, गलत है। हड़प्पा के खोज करता क्या थे, दया राम साहनी।
छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, तो छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से नहीं मिला है। छत्र वाला ताम्र रथ कहां से मिला है साथियों? ये मिला आपका मोहनजोदारो से। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है? तो एक और दो सही है। सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ और वर्तमान हड़प्पा के पाकिस्तान में इसी से, बस यही सही है। ओके। और ऐसे भी अगर आप 4 नहीं 5 नहीं भी जानते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां 1 2 और 5 आंसर में हो, 1 2 5 और आंसर में हो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। प्राक सभ्य शैधव काल के किस पुरातत्व पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण मिले? तो जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिला है। ओके। हड़प्पा सांस्कृतिक शैधव सांस्कृतिक उपकरण किस धातु से निर्मित है? हड़प्पा सांस्कृतिक या शैधव सांस्कृतिक उपकरण तांबा या कांसे से निर्मित है। इसलिए क्वेश्चन भी आता है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। और इसलिए इस युग को कहा जाता था? तो इस युग को कांस्य युगीन कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती थी। किसे? हड़प्पा की सभ्यता को। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार किसने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होने का सिंधु घाटी सभ्यता में पतन का कारण है? ये कारण है लगातार 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुआ, जिस वजह से क्या हुआ? सिंधु नदी में क्या हो गया? सुखाव आ गया। और इसी कारण आपका कौन सा मरुस्थल बना है? तो थार मरुस्थल बना, इसके थ्योरी के अनुसार। ओके। क्या है कि आईआईटी खड़गपुर ने बताया कि 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुआ, जिससे सिंधु नदी क्या हो गई? समाप्त हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की कृत्रिम प्रकृति कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति नगरीय प्रकृति थी। क्या थी? नगरीय। और यहाँ पर क्या था? शहरों का विकास हो चुका था। शहर का विकास था, पक्की सड़क थे, पक्के मकान थे, पक्के घर थे, गांव में कुआं था, घर घर कुआं था, दरवाजे क्या होते थे? शहर से दूसरी ओर खुलते थे, मुख्य सड़क से। सारा कुछ एकदम शहर वाला व्यवस्था टू टंच था। क्या? इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? हल्का टेराकोटा बर्नवाली से प्राप्त हुआ। बर्नवाली कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा भी कहाँ है? राजस्थान में। धौलावीरा कहाँ है साथियों? धौलावीरा गुजरात में है। तो कहता है निम्न में से हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो बर्नवाली से। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं थे साथियों? देख लेते हैं। तो देखिए, बी.एस. स्मिथ नहीं सम्मिलित थे, आर.डी. बनर्जी थे, के.एन. दीक्षित थे, एस.एस. बस। और ये सब हम आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर जब करा रहे थे तब भी कराए थे, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह क्या था? लोथल। क्या था? लोथल। क्या था बंदरगाह? लोथल था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी के किनारे। इसका खोज कब हुआ? 1955 हुआ। कौन किया था इसका खोज? आर.एन. क्या था? राव ने किया था। कोई राव थे। लोथल नदी के भोगवा नदी के किनारे 1955 में, और एस.एन. राव ने। ठीक है। तथा सिंधु सभ्यता के से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित? किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला। ये प्रणाली कहाँ है? धौलावीरा में। और आपको पता है कि धौलावीरा में उत्तम जल प्रणाली के साथ साथ क्या है आपका जो है, यहाँ से आपको क्या मिला था? ये गुजरात में है। और जल प्रणाली के साथ साथ यहाँ पे जो है बेहतर जल नाली क्या था? नाली। नाली जो है ना, ये ढका हुआ था। क्या था? ढका हुआ था। ठीक। लोथल से क्या मिले हैं तो साथियों? हाथी दांत के अवशेष मिले हैं, फारस के पैमाने मिले हैं। कालीबंगा से जीते हुए खेत का आलमगीर क्या था? तो आलमगीर उसकी पूर्वी सीमा थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा थी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। इसको क्या कहते हैं? टेराकोटा। क्या कहते हैं? टेराकोटा। तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? टेराकोटा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु सभ्यता किस युग के? अर्ध ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। किस युग के अंतर्गत आती है? अर्ध ऐतिहासिक युग के अंतर्गत। अर्ध ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। ओके। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित प्रमाण भी मिले हैं, जो कि लिपि कैसा था? चित्रात्मक लिपि था, जिसको बोटन फेनल लिपि कहते हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ओके। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो जब मोसोपोटामिया के साथ था। मोसोपोटामिया जो है ये क्या है? इराक देश में अभी स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो दजला और फरात के बीच इराक में टिग्रिस नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी।
वैसे तो कहता है सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी के लोग क्या थे, तो गाय का मांस नहीं खाने वाले थे, गाय गाय का मांस तो नहीं खाते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अब ऐसा ऑप्शन दे दिया, क्या सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गाय का मांस खाते थे, तो आई होप नहीं खाते होंगे। चौदारो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो डैश में स्थित, चौदारो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ओके, तथा धौलावीरा राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है साथियों? गुजरात राज्य में स्थित है। कहते हैं मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला विशाल अन्नागार। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? धौलावीरा एक पुरातात्विक, सिंधु घाटी सभ्यता के समय अवधि से जुड़ा हुआ है। कहता है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, द ग्रेट बात, एक विशाल क्या था? एक विशाल, इसका आकार क्या था? आयताकार था। आयताकार था, इस तरह से था, और एक तरफ से इसमें उतरने के लिए सीढ़ी भी बना हुआ था। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे? खुदाई के दौरान, कहते हैं किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? तो क्या है ये? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यहाँ पता है आपको क्या मिला था? तो युगल समाधान मिला था, स्नानागार मिला था, अन्नागार मिला था, उसके बाद नृत्य करती हुई एक कांसे की मलके की प्रतिमा, उसके बाद एक श्रृंगी परशु वाला मोहर। मोहनजोदारो शब्द का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ओके, कहता है मोहनजोदारो कहाँ स्थित है साथियों? तो मोहनजोदारो वर्तमान में जो है सिंध में स्थित है, सिंध में लरकाना प्रदेश में, लरकाना प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, शिप कारखाना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करने आदि कार्यों के लिए था प्रसिद्ध? तो ये था चतुराहो। देखिए ये सब तो हम नहीं जानते, लेकिन हमको इतना बनाना जानते हैं कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था? तो मनके बनाने का कारखाना चौधराहो से मिला था। लिपस्टिक भी कहाँ से मिला था? लिपस्टिक, लिपस्टिक भी चतुराहो से मिला था साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को। और कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान से पर लाई गई थी? तो ये पत्थर की बनी हुई नृत्य करती हुई मिट्टी मूर्ति जो नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये मोहनजोदारो में पाई गई थी। ये क्या है? ये हड़प्पा दिया हुआ है, जो कि पूरी तरह से गलत है। मोहनजोदारो में मिला था नृत्य करती हुई। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? हड़प्पा स्थल गुजरात में कौन पाया जाता है? धौलावीरा। धौलावीरा जो है, लोथल, ये सब कहाँ है? गुजरात में है। देखिए जो भी आंसर गलत होगा इसमें वो भी सही करा दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। बस एकदम क्या करना है, कंटिन्यू बने रहिए, फटाफट एक बार क्वेश्चन को देख जाइए, सुन जाइए, आंसर सुन जाइए, आपका क्या होगा, तैयारी में धार आ जाएगा। और जब धार आ जाएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा। इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा, उरुक, ये उरुक का नाम भी नहीं सुने हम लोग। उरुक कैसे हो सकता है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा लोथल ये तो हम लोग सुना हुआ है। ओके, बता सिंधु का सिंधु सभ्यता के निम्न इनमें से किस स्थल में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशय के साक्ष्य आपको कहां से मिला है? बोल क्या है? बोली भी, ये क्या है? बोली, धौलीवीरा से। धौलीवीरा, बोलीवीरा क्या होता है? धौली वीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले। आपको बताए थे कि जल प्रबंधन से जब भी प्रश्न आए और आपको कुछ याद ना रहे तो आप धौलीवीरा मारिए, क्योंकि धौलीवीरा में जल प्रबंधन की क्या थी? बेहतर सिद्धांत थी। नदियों जल क्या होते थे? जाकर छोटे छोटे जलाशयों में जमा हो जाते थे और जल का क्या होता था? अवशोषण होता था। मतलब क्या है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही तगड़ा था। कहाँ का? धौलावीरा। और साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, और धौलावीरा 3 भागों में बटा इकलौता शहर था। मतलब क्या है, इसका पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, एक मध्य भाग भी था। पुरातात्विक स्थल सुतकोटदा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुतकोटगा जो है ये गुजरात में स्थित है। सुतकोटगा कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने के एक दल ने मोहनजोदारो में 17 अन्वेषण शुरू किए थे? ये स्टार्ट किया गया था 1980 में। 17 अन्वेषण का काम किसने? इटली और जर्मनी के लोग ने मोहनजोदारो 1980 में किया था। कहता हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? अक्सर देखा जाने वाला पशु है आपका बैल। और ये कौन है? कुबर वाला बैल, कुबर
बालाबैल यानी कि हमारे नंदीश्वर महाराज जी। ओके, बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो शिल्प कलाओं को मांडा, मांडा कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है चिनाब नदी के किनारे कहाँ स्थित है? चिनाब नदी के किनारे जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में, जे एंड के में स्थित था। आपको बताए थे ये सब पूरा डिटेल से और पढ़ाया गया अभी होगा आपको। आइए, कहता है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ये आपका कौन था? ये आपका था रेम व्हीलर। कौन था? रेम व्हीलर ने 1944 में हड़प्पा की सभ्यता का रेम व्हीलर, और इन्होंने जब खोजा तो बहुत कुछ खोजा। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदारो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो ये आपका था दयाराम साहनी। मोहनजोदारो का दयाराम साहनी, तो राखाल दास बनर्जी किसका? सिंधु का। ओके, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र हुआ उत्तर भारत के मालवा तक फैली हुई थी। ये जो है 3000 ईस्वी पूर्व, वैसे भी इसका जो काल माना जाता है वो क्या माना जाता है? 1700 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व। तो आप 3000 ईस्वी पूर्व मार सकते हैं। कहता है देश का विकास 5000 ईस्वी के से मालवा के दक्षिण और एक उत्तर उत्तर की और गंगा घाटी के पूर्व तलहटी के क्षेत्र में हुआ था। तो यही है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इस क्वेश्चन में डाउट है, 5000 ईस्वी तक का कोई भी साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। ठीक ना साथियों? हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आज उन्हें हम कहते हैं साथियों पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ओके, क्योंकि ज्यादातर भाग तो अभी कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। कहता है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। तो 2500 ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु ईंट के बने भवन पर स्थानीय परिवहन प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, ईंट से बने भवन साथियों, पक्के भवन। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता थी साथियों, तो ये सभ्यता थी ताम्र युगीन सभ्यता थी। और क्या थी? सॉरी, ताम्र युगीन से ज्यादा अच्छा जवाब क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा और टीन को मिश्रित करके कौन सी धातु बनाते थे? तो टीन, देखिए तांबा और टीन होगा। क्या होगा? तांबा और टीन को मिश्रित करके कंस बनाते थे। क्या बनाते थे? कंस। आप एकदम निश्चिंत रहिए, जहां थोड़ा बहुत त्रुटि होगा उसको सही करते चलेंगे। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है आजमगढ़। आजमगढ़ वर्तमान में कहाँ? यूपी से। और यहाँ से कौन सांसद थे? निरहुआ रिक्शा वाला दिनेश चंद्र निरहुआ रिक्शा वाला। ओके, कहता है मोहनजोदारो नाम का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदारो नाम का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ओके साथियों, उसके बाद कहता है और ये अर्थ किस भाषा में होता है? तो सिंधी भाषा में। किस भाषा में मोहनजोदारो का अर्थ मृतकों का टीला होता है? सिंधी भाषा। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में भगवान में से किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा के लोग शिव की पूजा करते थे। यहाँ विष्णु दिया है जो कि गलत है। हम लोग ये लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। पशुपति शिव की पूजा करते थे। ओके साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, तो ये करते थे पशुपति शिव की। देखिए आ गया ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। और यहाँ से हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कहता है हड़प्पा के लोग से किसकी पूजा नहीं करते थे? नहीं में है विष्णु, नहीं में है विष्णु, माफ कीजिएगा, नहीं में क्या है? विष्णु। जहां भी डाउट होगा सही कर लेंगे। नहीं में क्या है? विष्णु है। और करते हैं में क्या है? तो शिव, कबूतर, स्वास्तिक सभी की करते थे। ओके, आइए अब वैदिक सभ्यता स्टार्ट कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता धुआं उड़ा दिए ना। वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? तो वेदों में प्राचीनतम है ऋग्वेद। और ऋग्वेद को आपको पता है पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो पुरुषार्थ जो है ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। वो शैशवा, उसके बाद क्या है आपका बाल्यावस्था, उसके बाद यौवनावस्था, उसके बाद क्या है गृहस्थ अवस्था, और उसके बाद क्या है? तो ब्रह्मचर्य अवस्था। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। बता गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में है। इसकी रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी साथियों। कहता है ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित यात्विक का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में यज्ञ हेतु जो है ये कितने प्रकार के? 7 प्रकार के पुरोहित को। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे साथियों? तो होत्री कहते थे। क्या कहते थे? होत्री कहते थे, होत्री। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते थे। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है साथियों। ओके, और हजारों ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ऋग्वेद के क्या है?
10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऋग्वेद का सबसे नया जो मंडल है वो 7वां मंडल है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 हैं। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। त्रयी का अभिप्राय क्या है? तो 3 वेद, त्रयी का अभिप्राय 3 वेद, और इसमें से किस वेद को अलग रखा जाता है? अथर्ववेद को वेद त्रयी से अलग रखा जाता है। किस वेद को? अथर्ववेद को। ओके। कहते हैं इनमें से कौन सी नदी सप्त सैंधव सभ्यता में सम्मिलित नहीं थी? तो सप्त सैंधव सभ्यता में साबरमती नदी सम्मिलित नहीं थी। झेलम थी, चिनाब थी, रावी थी, लेकिन साबरमती सप्त सभ्यता में सम्मिलित नहीं थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं को युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। इस नदी का नाम क्या था? रावी नदी। और इसमें कौन विजयी हुआ था? तो राजा सुदास विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? राजा सुदास विजयी हुआ था। ओके साथियों, पुरुषनी नदी, और पुरुषनी नदी का ही नाम क्या था? रावी नदी। ऋग्वेदिक संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको संबंधित है? तो सोम देवता को। सोम देवता, और इसे पेय का देवता कहा जाता था, और सोम जो है एक रस था जो लोग पीता था। भूगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि यह क्या है? एशिया माइनर क्षेत्र में स्थित क्या है? प्राचीनतम अभिलेख है। एशिया माइनर हुआ है जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये एशिया माइनर में स्थित है। एशिया, और एशिया माइनर मतलब क्या है? ईरान। एशिया माइनर मतलब ईरान में। किस काल में अछूत को की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? अछूतों की अवधारणा जो है ये धर्मशास्त्रों के समय शुरू हुई थी। वैसे तो अछूत का जो कॉन्सेप्ट है ये ऋग्वेदिक काल में कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में मिलता है। लेकिन अछूतों की जो अवधारणा है वो धर्मशास्त्र के समय स्पष्ट हुई थी। निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। धार्मिक अनुष्ठान से कौन सा वेद? यजुर्वेद संबंधित है। यजुर्वेद को आप लोग जानते हैं यज्ञ वाला वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? यज्ञ वाला वेद कहते हैं। अथर्ववेद को जादू तेरा मंत्र वाला, सामवेद को गाया जाने वाला गायन वेद कहते हैं साथियों, और ऋग्वेद क्या क्या है? मंत्रों का श्रृंखला। इनमें से कौन से वैदिक देवता नहीं थे? इंद्र थे, वरुण थे, उसके बाद क्या है? कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं थे। कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं थे। रुद्र भी थे। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो महापुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है, जिसमें सबसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। आइए, पता है? अच्छा, और क्वेश्चन है, छूट गया था क्या? सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है साथियों? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वाल्खयान भजन शामिल है। ऐसे मंत्र कितने हैं? बी। बी मतलब 1028। और देखिए ये क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋचाओं की संख्या 1028 है, वही आपसे पूछा गया है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 1028, ये मार दीजिएगा। वेद, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? ये है आपका साथियों जो है कल्प, छंद, व्याकरण और निरुक्त। तो कल्प, छंद, व्याकरण और निरुक्त में से क्या है? निरुक्त है। वैसे तो इसमें सभी होना चाहिए, सब कुछ ना कुछ मदद ही करता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, या किस? तो मुंडोपनिषद से। कहां से लिया गया? मुंडोपनिषद से। ये धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध इनमें से किससे है? यजुर्वेद जो है ये यज्ञ का वेद है। ओके। और यज्ञ युद्ध कौशल का वेद है यजुर्वेद, और धनुर्वेद। ओके, यज्ञ का, युद्ध का, राजाओं का। कहता है इनमें से किस वेद में संगीत संबंध? साम वेद में संगीत है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेद का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है? तो सामवेद है। यजुर्वेद और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद है। ओके। कहता है मुंडोक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडोक उपनिषद का संबंध किससे है? तो ये लगता है हमको अथर्ववेद से होगा। किससे? मुंडोपनिषद देख लेते हैं। मुंडोपनिषद अथर्ववेद से है। सही है, हमको लगता नहीं था बल्कि बिल्कुल सही था। मुंडोपनिषद जो है अथर्ववेद से था। तो ये एक नया सवाल आया, आप लोग लिख लीजिए। मुंडोपनिषद अथर्ववेद से। पता है भारत की वैदिक काल अवधि कितनी थी? तो भारत की वैदिक काल अवधि 1500 से लेकर 500 बीसी तक थी। इनमें से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों से लिए तो संबंधित है? ये है आपका अथर्ववेद। जादू टोना। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? यजुर्वेद में अजुर का अर्थ होता है बलिदान। इसमें आपको पता है कि बलिदान किया जाता था किसका? तो जंगली जानवरों का और नर पशुओं का। ओके। इनमें से किस वेद में बीमारियों का उपचार है? तो अथर्ववेद में बीमारियों का जो है जादू टोना इलाज ये सब अथर्ववेद में। पता है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द लिया गया? तो वासुदेव कुटुंबकम जो है महाउपनिषद से है। इससे महा, और अभी तो यही पता है, यही महाउपनिषद वाला वासुदेव कुटुंबकम जो है G20 का क्या है? तो आदर्श वाक्य भी है। इसलिए क्वेश्चन करेंट में भी आ सकता है। किसमें आ सकता है?
करेंट में भी आ सकता है। उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। देखिए 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? 108। अब इसमें से मुख्य कितना माना जाता है? तो आज आई होप 18 माना जाता होगा। 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। सबसे पुराना उपनिषद कौन है? तो सबसे पुराना उपनिषद है छंदोपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद क्या है? छंदोपनिषद। तो याद रखिएगा, सबसे पुराना उपनिषद क्या है? छंदोपनिषद। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। कितने? 5 मूल तत्वों से बनी है। और ये किसने दिया था? कनाद ने। और बोला था किससे बनी है? तो क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो यम। कौन सा देवता बात कर रहा है? तो नचिकेता से भगवान यम बात कर रहे हैं, जो मृत्यु के देवता हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बौद्ध धर्म पर आ गए। कितना फटाफट चल रहा है, कितना पेज हुआ भैया? 90 में कितना पेज निपटा दिया। बौद्ध धर्म देखिए, कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के पास, ठीक है ना। और ये इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? संवेद शिखर, झारखंड में। कहता है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है बुद्ध धर्म और संघ। वैसे तो त्रिपिटक यहाँ पर बौद्ध धर्म दिया है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक होना चाहिए। जैन धर्म में भी त्रिपिटक का संबंध है। मतलब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। इसे कहा कहते हैं? महाभिज निष्कर्मण कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर हुआ था? तो मौसम धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में हुआ था। यानी कि इन्होंने क्या किया था? उपदेश दिया था। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, फाल्गु नदी के किनारे कह दीजिए। किस पेड़ के नीचे? तो पीपल के पेड़ के नीचे। ओके साथियों, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो राजगिरी में। कहाँ व्यतीत किया था? राजगिरी के राजगिरी में नहीं, बल्कि बोध गया में। कहाँ व्यतीत किया था? बोध गया तो गया में है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ क्या गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहता है तृतीय बौद्ध सभ्यता का सभापति कौन था? तो महाकश्यप था। तृतीय सॉरी, महाकश्यप ने मोगली पुत्र तिस्स था। तृतीय बौद्ध संगीति का क्या था? मोगली पुत्र तिस्स था। कहता है द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कहाँ आयोजित हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति जो है, प्रथम आपको पता है राजगिरी में, और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये आपका पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध संगीति हो गए। ओके, और द्वितीय हुआ था कहाँ? वैशाली में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगिरी में। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ओके साथियों, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाई थी? कनिष्क ने। चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? कनिष्क के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अशोक घोष ने की थी। ओके, अशोक घोष उपाध्यक्ष था और वसुमित्र ने क्या की? इसकी अध्यक्षता की थी। मतलब भगवान बुद्ध के महानिर्माण परिनिर्माण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगीर में। ओके, कहता है तृतीय बौद्ध सभा का स्थान बुलाया गई थी, तो ये पाटलिपुत्रा में। प्रथम बौद्ध परिषद कब बुलाया गया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद बुलाया गया था अजात शत्रु के द्वारा। अजात शत्रु किस वंश का शासक था? हायक वंश का। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्माण प्राप्त किया था? तो महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। मतलब महात्मा बुद्ध को मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वही है कुशीनगर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैशेषिक दर्शन ने। और वैशेषिक दर्शन के जनक कौन थे? ये थे कनाद। वैशेषिक दर्शन कनाद। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान KFC सच्ची आस्था, ये किससे? तो ये जैन धर्म से है। इसको हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं KFC। कैरेक्टर, फैक्टर और नॉलेज। नॉलेज, फैक्टर और क्या है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक सटीक ज्ञान, सम्यक नॉलेज। तो के हो गया सम्यक आस्था। ओके, बिलीफ हो गया, और सम्य सटीक क्रिया। ठीक है ना। तो ये किससे? जैन धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म संघ। पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष थे साथियों स्थूल भद्र। क्या थे? स्थूल भद्र, प्रथम जैन संगीति स्थूल भद्र के। और ये वसुमित्र जो है ये किसका था? तो चौथे बौद्ध संगीति का। ओके, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया। हाँ, माया माया क्या नाम था? महामाया। और इनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी।
जिसने इन्हें पोसा था, क्योंकि महात्मा बुद्ध की माँ कुछ ही समय बाद गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ स्थित है? नेपाल में। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे भरतस्तु बौद्ध धर्म में। वे शिक्षक जिनके बुद्ध ने महावीर निष्क्रमण गिरि त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। ये क्या था? महाविष्णु ज्ञान, तो ये थे सबसे पहले अलाल कलाम और रुद्रक रामपुत्र। ये क्या थे? तो इस अलाल कलाम से इसने किसकी शिक्षा ली थी? बुद्ध ने तो सांख्य दर्शन की। ओके, कहता है बुद्ध धर्म संघ की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? तो इसकी मौसी थी, और मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। इनमें में से किस में से कौन सा कथन बौद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये किसने कहा था? बौद्ध ने। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीराजी का मोक्ष स्थान कहाँ है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीराजी का मोक्ष स्थान है पावापुरी में। वह स्थल जहाँ महावीर ने पुनः आध्यात्मिक ज्ञान केवल प्राप्त किया था, वह स्थान कहाँ है साथियों? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? रिजुप ग्राम में। ओके, कहता है महावीर का जन्म स्थल क्या है? कुंडल ग्राम है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है साथियों? तो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पाली भाषा में। ओके, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो ये आपका जो है इनमें से कोई नहीं। वैसे तो इसको चौथे पंचम में माना जाता है, लेकिन ये क्या है? विवादों में बीचा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 बार बीपीएससी में आया और इसका सटीक जवाब कह भी नहीं आ पाया, इसलिए बीपीएससी अब इस क्वेश्चन को हटा दिया है। बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, उनमें से संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था साथियों? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। क्या है सब इतना हल्का सवाल दिए हैं, पता नहीं क्या होगा। हम तो 7,000 का 7,000 अभी निपटा देते हैं। निधन हुआ था कुशीनगर में। सब क्या है? मिला हुआ है। सी होगा इसका सही जवाब। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्याधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त वंश का योगदान सर्वाधिक था। गुप्त जो थे वे क्या करते थे? विष्णु धर्म के पुजारी थे, विष्णु के उपासक क्या थे? गुप्त थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखलीपुत्र गोसाल थे। वैसे में ये क्या थे? तो ये जो मौखलीपुत्र गोसाल है बुद्ध के साथ ही प्रवचन धरने पर बैठे थे तपस्या के लिए, लेकिन ये बिच्चे मुठ गए। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम के किया गया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों के लिए। इनमें से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। क्या कहलाता है? 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन कल्प सूत्र के को किसने लिखा था? जैन कल्प सूत्र को भद्रबाहु ने लिखा था। ओके, किसने लिखा था? जैन कल्प सूत्र को भद्रबाहु ने। और जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? 14 उपगुप्त। कहता प्रथम चित्रकार कौन थे? प्रथम चित्रकार थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अनुव्रतों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जो सत्य अनुव्रत है, ब्रह्मचर्य है, आजीवन अनुव्रत है, अहिंसा अनुव्रत है। तो ये क्या आजीवन अनुव्रत नहीं सम्मिलित है। ओके, सत्य अहिंसा अपरिग्रह और क्या था? ब्रह्मचर्य। इसमें क्या था? सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अपरिग्रह। उसके बाद क्या था? ब्रह्मचर्य और एक 5 था, 4 गो तो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था और 5वां बौद्ध धर्म। कहता है निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा दोनों में समान है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में, लेकिन आत्मदमन दोनों में समान नहीं है। ये जैन धर्म क्या करता है? जैन धर्म आत्मा को मानता है, मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म क्या करता है? आत्मा को नहीं मानता है। कहता है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? आपको पता है कि वैशाली के कुंडल वन में हुआ था। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम था साथियों, क्या नाम था भगवान महावीर का मूल नाम? तो वर्धमान था। तो यहाँ वर्धमान नहीं होगा, तो ऑप्शन और में होगा। क्या था भगवान महावीर का मूल नाम? वर्धमान था। जैन मठ में मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? जैन मठ संस्थानों को कहा जाता बासी दासी। क्या कहा जाता? बसा दसी दिस। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? बसा दिस। ओके, महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं 24वें तीर्थकर। वो कौन थे आपके साथियों? वे थे आपके अपने
पता है 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? 24वें जैन तीर्थकर का नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशुसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थंकर बना। पार्श्वनाथ जो अशुसेन और ये 23वां तीर्थंकर बना, इनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ओके, और जैन धर्म से भी। बस इसमें क्या है, केएफसी है, और इसमें क्या है आपका त्रिरत्न, तो बौद्ध है, धर्म है, बौद्ध धर्म और सत्संग। ओके, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी और संगत है? यह है जैन धर्म उपनिषद। जैन धर्म उपनिषद। शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। शब्द श्वेतांबर से जैन धर्म जुड़ा हुआ है। इनमें से किस स्थल पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी? गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी साथियों बोध गया में। कहाँ? बोध गया में। कुशीनगर में तो मृत्यु हुआ था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, तो कहाँ होगा? बोध गया। अतः सूत पीटक के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सूत पीटक, विनय पीटक और अभिदम्ब पीटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पीटक हैं। ओके, इसमें क्या है? सूत पीटक में तो बौद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। ओके, बुद्ध के क्या है? जीवन चरित्र। या मगध, कौन सा कथन सही है? यह मगध के शासक और बौद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। यही सही है। यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है? नहीं, श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ क्या है? दीपवंश और महावंश। ओके, पता है। आगे है हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथी बौद्ध संगति में ये दोनों क्या हुआ था? बट गया था। सिंहा चतुर्भुज चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है ये सारनाथ में स्थित है। अरे इसी को कहा जाता है अशोक स्तंभ। काहे आप लोग घबराते हैं? सर्वेश के रहते मत घबराइए ना प्यारे गुरुजी। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध में। बोधिसत्व की अवधारणा किस में आई थी? महायान में। और हीनयान में क्या आया था? तो हीनयान में बुद्ध को तो कुछ नहीं, महायान में बुद्ध को क्या मान लिया गया? भगवान मान लिया गया। और यही भगवान को क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं। ओके, देश से ये इंपॉर्टेंट सवाल था थोड़ा। ओके, पता है बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त देश से बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले वाले को बोधिसत्व माना जाता है। विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? ये सब है गौतम बुद्ध से। क्या है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिदम्ब पिटक। ओके, कहता है गौतम बुद्ध को निम्नलिखित उपदेशों में से किसे क्या कहता था? अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। जी, अग्नि उपदेश क्या है साथियों? ब्रह्मा जल सूत्र। ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मा जल सूत्र आई डोंट नो, आई नेवर लिसन दिस क्वेश्चन बिफोर दिस पीडीएफ। ओके, इनमें से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है आपका अभिधम्म निकाय। ये अधिधम्म निकाय। जातक कथाएं डैश संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध के पुनर्जीवन की कथाओं को क्या कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं। बौद्ध चरित्र नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो बौद्ध चरित्र नामक महाकाव्य की रचना की थी अश्वघोष ने। ओके, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में नहीं है? बोध गया है, सारनाथ है, ग्वालियर नहीं है। ग्वालियर नहीं है, कुशीनगर है। कुशीनगर में बौद्ध की मृत्यु हुई थी। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताया जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है? विनय पिटक में। विनय पिटक में नियम है। स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप बौद्ध की पूजा करने के लिए नहीं, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए नहीं, धार्मिक सभाएं करने के लिए नहीं, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए क्या किया गया था? स्तूप बनाया गया था। ओके, कहता ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। 80 80 वर्ष की उम्र में किसकी मृत्यु हुई थी? कितना ईसा पूर्व नहीं पता है? बताइए तो इसमें क्या है? बौद्ध की। किस बुद्ध वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? ये कौन सा वृक्ष वृक्ष था साथियों? साल वृक्ष के नीचे। आपको पता है ये जो है कहाँ की राजकुमारी थी? कोल्ली वंश की। तो जा रही थी वापस अपने मायके, बच्चा होने वाला रहता है तो नहीं, कन्या मायके जाती है, तो जा रही थी लेकिन रास्ते में डिलीवरी पेन स्टार्ट हो गया और फिर रास्ते में ही इसकी माँ ने क्या किया? गौतम बुद्ध को जन्म दे दिया महादयावी ने। साल वृक्ष के नीचे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। इसलिए जन्म याद रखिएगा साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष आप देखे हैं ना? बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पथ पर आधारित है। तो ये क्या है? अष्ट बौद्ध धर्म की नींव दो महान सच्चाइयों एवं आठ, दो महान सच्चाइयों या कितना है पता नहीं, देख लेते हैं। चार महान सच्चाई है। चार आठ सत्र है। क्या है? वही सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और क्या है?
तृष्णा, तृष्णा का त्याग, यही सब न है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की चार महान सच्चाई में नहीं है? संसार दुख का घर है, सही है। दुख का कारण इच्छा, सही है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुख से निवारण हो सकता है, ये गलत है। ओके, या एक एट फोल्ट पथ से जब के पालन से किया जा सकता है, या एट फोल्ट पथ, अष्टांगिक मार्ग, इसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के पालन से, तो ये क्या है? यही आपका सही नहीं है। कहता है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कहता है त्रिपिटक डैश के उपदेशों पर स्थित है? बौद्ध धर्म के उपदेशों से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। एक ही प्रश्न 4 बार दे के गौतम बुद्ध को ज्ञान की कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। बुद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? तो बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के विजयवाड़ा में जुआन जांग रहा था। कौन रहा था? जुआंग जान रहा था। ओके। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। तथा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था? पाली। ओके। और महावीर ने प्राकृत, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उसके पूर्व जन्म का वर्णन है? बौद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म का वर्णन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईस्वी पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो ये किस में था साथियों? पांचवी या छठी? ये था आपका छठी शताब्दी में। छठी शताब्दी में क्या हुआ था? तो ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत बढ़ गया था, इसलिए क्या हुआ? आइए, कहता है गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया देवी। ओके। बौद्ध बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग हैं। क्या है? अष्टांगिक मार्ग हैं। ओके साथियों, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और डैश स्तंभ होते हैं। ये बौद्ध स्तंभ होते हैं। ये ब्रिड लिखा है, लेकिन ये क्या होगा? वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और क्या होते हैं? बौद्ध स्तंभ। ओके। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर स्थित है कहाँ? बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। श्रीलंका के राजवंश के बारे में कौन सा श्रुति है? दीप वंश और महावंश। ओके। कहता है बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, जो कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। पता है जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताया और उसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। वो है आपका सांची स्तूप सारनाथ। दम्ब धेमे का स्तूप, धेमे का स्तूप सारनाथ, धेमे का स्तूप सारनाथ, याद रखना है खाली सारनाथ। धेमे का स्तूप। सांची स्तूप कहाँ है? सांची में। श्री गजेश्वर स्तूप क्या है? स्वात घाटी में। इसको तो अफगानिस्तानियों ने उड़ा दिया था। दुल चेतन गंगटोक में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है त्रिपिटक। भारत का एक धर्म जीरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जीरोस्ट्रियन जो एक धर्म है, ये किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। जोरोस्ट्रियन। और जोरोस्ट्रियन धर्म तो किसने? तो आपको पता है बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था? इसका प्रचार किया था कहाँ? महाराष्ट्र में। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, उनमें से जिसमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म क्या है? भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो ये क्या है? मंदिर हिंदू। कहते हैं अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध, ये सभी क्या है? ग्रंथ हैं। क्या है? ग्रंथ हैं। और ये क्या है? तो ये मंदिर है। मंदिर पूजा स्थल है। और ये क्या है? पढ़ने वाला चीज है। त्रिपिटक बौद्ध, तोरा यहूदी और अवेस्ता जो है ये पारसी धर्म का क्या है? तो अथी है। ठीक है। जेदा अवेस्ता जुड़ा हुआ है। जेदा अवेस्ता जुड़ा हुआ है पारसी धर्म से। ओके। अगला है, कहता है यहूदी। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी जो है ये किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी किस धर्म का? यहूदी धर्म का। निम्न में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो ये है तोरा। तोरा क्या है? यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है। ओके। तोरा यहूदी धर्म की। कहता है कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? अजात शत्रु के समय में। आपको पता है कि अजात शत्रु जो है ना, कौशल नरेश की बेटी से विवाह भी किया था। उसका नाम क्या था? वजीरा। लेकिन फिर भी पता नहीं, इसको अपने ससुर को ही लूट लिया। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक।
जीवक, और जीवक को बिंबिसार ने किसके इलाज के लिए भेजा था? चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए भेजा था। पाटलिपुत्र किस वंश की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है मगध की वंश की राजधानी थी। अतः छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था, मगध पर। अतः किसने सोचा था कि प्रथम बौद्ध जीववादी काउंसिल राजगिरी में ही होना चाहिए? ये आपका अजातशत्रु ने सोचा था। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? उदयन ने। ये अजातशत्रु का पुत्र था। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो ये था आपका उदयन। कौन था आपका? उदयन था। कहता अवंती राज्य की राजधानी क्या थी? तो अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। चंद्रप्रघोत कहाँ का राजा था? तो चंद्रप्रघोत जो है ये आपका अवंती का राजा था, और इसी के इलाज के लिए क्या है, जीवक को भेजा था कौन? बिंबिसार। ओके। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? ये गणतंत्र था आपका मल्ल गणतंत्र। अतः मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी। अतः प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्रा भी थी, वैशाली भी थी, तो दोनों थी। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ई होगा। अजातशत्रु किस वंश के थे? हय्यक वंश को। इसको किस वंश के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीहंता वंश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। अतः ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में। अतः 16 महाजनपद की सूची मिलती है अगुंतर निकाय से। कहाँ से? अगुंतर निकाय से। महात्मा अतः प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में। ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में। ओके। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? तो मौर्य नंद। अब देख लेते हैं, नंद तो मौर्य से तो प्राचीनतम नंदे है, लेकिन उससे भी प्राचीनतम कौन होगा? तो उससे भी प्राचीनतम था वही तो नंदे था। कौन था? नंद वंश मौर्य से पहले आया था। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। ओके। बस्तर का राज्य स्थित था। बस्त का राज्य कहाँ स्थित था साथियों? इलाहाबाद के आसपास बस्त था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन था? द्वितीय नगरीकरण से संबंधित था साथियों गंगा का मैदान। क्या था? गंगा का मैदान। महाजनपद काल निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य सही है। गलत जोड़ी का चयन करें, लेकिन जोड़ी लगाना किसका है? गुप्त। बिंबिसार गुप्त राजा राज चोल सही है। कनिष्क कुषाण सही है। बिंबिसार जो है ये गुप्त वंश का शासक नहीं था। अच्छा ये कह रहा है कि कौन किस वंश का शासक नहीं था? बिंबिसार शासक था साथियों। बिंबिसार जो है मगध का शासक था और हयक वंश का शासक था, हर्यक वंश का। ओके। और इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों? निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगिरी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए। ये कितने थे? 16। कहता है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। ओके। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 एडी में, 78 ईस्वी पूर्व में। शक संमत यहाँ दिया हुआ है सी आंसर, जो कि क्या है? पूरी तरह गलत है। शक संमत 78 ईस्वी में। ओके। कहता है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रादमन ने। ओके। किसने करवाई थी? रुद्रादमन। और ये कहाँ स्थित है? तो गिरियक पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ स्थित है साथियों? तो गुजरात में है। अतः मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ था, रथ बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। बृहद्रथ मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो मेगास्थनीज को राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, क्योंकि हेलेना से विवाह कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिशक्ति क्षत्रिय वर्णित करती है? ये है दिव्यवादन। दिव्यवादन जो है बिंदुसार को क्या करता है? एक क्षत्रिय घोषित करता है। ओके। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय था? तो कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय था। समाहर्ता कौन था साथियों? तो महासंग्रहकर्ता। जो टैक्स का जमा करता था उसे क्या कहते थे? समाहर्ता। और कहता है मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस स्थान से? तो ये फौजदारी। फौजदारी मतलब कपार कान फोड़ दीजिएगा ना तब इस न्यायालय में क्या होगा? कार्यक्रम चलेगा। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता। मौर्य काल में प्राप्त शासकीय आय की भूमि को सीता।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसारित केंद्र था नालंदा। आपको पता है तक्षशिला, आपको पता है कि नालंदा की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। तो ये टिक भी मत कर दीजिएगा, सोचिएगा भी मत। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? और कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति विज्ञान से। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? त्रिरत्न में अपना विश्वास अशोक ने किस शिलालेख में प्रकट किया था? ये है आपका ब्राभु शिलालेख। ब्राभु शिलालेख, ये भालू नहीं, ब्राभु शिलालेख में। इसमें ब्राभु शिलालेख में अशोक ने अपना त्रिरत्न में अपना आस्था प्रकट किया था। ओके, कहता वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था, वह स्तंभ मस्ती मक्सकी लघु अशोक और क्या है आपका भ्राभु अभिलेख। ओके, तो भ्राभु अभिलेख। ओके, कहता अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा थी, ठीक ना? अतः अशोक ने ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जॉर्ज प्रिंसेप ने। ओके, 1837 में कब पढ़ा था? अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाना जाता था? अपने शिलालेख में अशोक समानता प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। इस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो तृतीय अभिलेख में। और ये अभिलेख कौन है? तो इसमें है ही नहीं। 13वें अभिलेख में। कौन है? 13वें अभिलेख में क्या है? कलिंग विजय का उल्लेख है। मस्की अभिलेख में क्या है? तो मस्की अभिलेख में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख में क्या है? तो यही रुद्रादमन के द्वारा। और हाथी गुफा अभिलेख में क्या है? तो चेदी वंश के राजा खारवेल के बारे में वर्णन है। ओके, अशोक किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्षा का उल्लेख करता है? अशोक दुर्भिक्षा को अकाल का उल्लेख किस अभिलेख में करता है? अशोक जो है दुर्भिक्षा का उल्लेख करता है साथियों सहगौरा उल्लेख में, सहगौरा में। अशोक जो है दुर्भिक्षा दुर्भिक्षा का उल्लेख करता है शाहगौरा अभिलेख में। शाहगौरा में, किसमें? शाहगौरा में दुर्भिक्षा। भारत में पहले पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। पता है किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत में था? यह था आपका रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो क्या है यहाँ पे? तो ऑप्शन नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उदयन ने, लेकिन उदयन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ओके, आगे देखिए। एकदम पूरा क्या कर रहे हैं? आपको धुआं धुआं करा रहे हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का अधिकार हो गया था? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश का। ओके, लेकिन यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? दक्कन का विजय किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तब ने रुद्रादमन का अभिलेख है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। वह आपका क्या है? विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में। कहता है कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर। ओके, कहते हैं नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने। कहता है सेंड्रोकोटस को से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सेंड्रोकोसर से चंद्रगुप्त मौर्य की प्रयास पहचान की थी विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ओके, कौटिल्य की पुस्तक का साथ किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य के शासन काल के सिद्धांत का और अभ्यास पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो 5000 हाथी, 5500 युद्धक हाथी। मेगास्थनीज दूत था। सेलुकस निकेटर का दूत था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है साथियों? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। अशोक धर्म का मूल उद्देश्य संदेश क्या था? तो अशोक धर्म का राजा के प्रति
शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, ये सभी था, ठीक ना, ये सभी था। ओके, क्या था? शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, अशोक के दम में सब था। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पीठ पोता था। क्या था? पोता। पिच क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? कारुबाकी। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुबाकी। और रानी का अभिलेख आपको पता है कि कुम्हरार से जो है रानी रानी घाट नहाने पटना में जाती थी। ओके, नीचे नीचे रास्ता बना हुआ था। ओके ना, समझ रहे हैं? इनमें से किसके प्रयास से बुद्ध एवं एक धार्मिक वैश्विक धर्म बन गया? तो किसके प्रयास से साथियों? अशोक के प्रयास से। आपको पता है कि अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को क्या किया? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रसार के श्रीलंका में। इनमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका थी। श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा में। अशोक ने किस राज्य पर अपना आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था हाथी प्राप्ति के लिए। अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? इस तथ्य में किसने विश्वास किया? रोमिला थापर ने। लेकिन यहाँ पे क्या है? जवाब ये है। तो ये मान लीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे अच्छे से। ओके, एक बार इसका जांच करवाते हैं। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? सबसे अंत में जो है ये कौन सी घटना हुई थी साथियों? सबसे अंत में हुई थी अशोक की कलिंग विजय। अशोक की कलिंग। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? 298 ईस्वी पूर्व में। ओके, अशोक का राज्याभिषेक क्या हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व में। मेगास्थनीज का आगमन कब हुआ था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था 305 ईस्वी पूर्व में। ओके, और अशोक का कलिंग विजय कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। ओके, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या होता है? तो ऐसी भूमि जो क्या हो, जिसपे टैक्स मिलता हो, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि सीता। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज हुआ? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का आया था। कौन था इसका? तो संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस वंश से था? सातवाहन वंश से। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग के बाद किसने किया था साथियों? शुंग के बाद कण्व ने। और कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने कुछ समय के लिए कण्व वंश ने शासन किया था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। राजा खारवेल का नाम जुड़ा था हाथी गुफा अभिलेख से, चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में अंकित है? प्राकृत भाषा में। शक संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व में। पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में। और यही शक संवत कौन प्रारंभ किया था? कनिष्क। और इसको क्या करता है भारत? इसी संवत को मानता है। भारत का जो सरकारी ग्रंथ है वो किस शक संवत? निम्नलिखित में से किसको शक संवत की स्थापना की थी? कनिष्क ने, कुषाणों ने। अतः बौद्ध गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया? कनिष्क के युग में। महायान और हीनयान में विभाजित जब होगा वही भी ना होगा। इनमें से किसने किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था? तो सबसे पहले व्यापक पैमाने पर स्वर्ण में बिम कडफिसस ने। ये बिम नहीं था, ये था किम कडफिसस। किम कडफिसस। ओके, याद रखिएगा। कला की गांधार शैली इनमें से किस कली काल में पली फूली थी? कुषाण के काल में। अतः कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में। सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है। सांची का विशाल स्तूप से डैश समय को निर्धारित करता है? मौर्य समय को। कहता है कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है? तो तक्षशिला का कुम्हरार। ओके, ताम्रपत्र क्या है साथियों? तो साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट क्या है? ताम्रपत्र। मौर्य साम्राज्य से संबंधित तांबे की एक प्लेट क्या है? ताम्रपत्र है। बराबर की गुफाएं अशोक ने किस संप्रदाय को दिया था? आजीवक संप्रदाय को। ओके, कहाँ दिया था? तो गया के बराबर की पहाड़ियों में। इनमें से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य कला का नहीं है? मौर्य कला का कौन सा नहीं? मथुरा से प्राप्त खरीफ मौजूद पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्ता बना था लकड़ियों से। ओके, कहता है भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार में जुड़े हुए थे? भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिए गए थे जो शाही दरबार में जुड़े हुए थे। भारत में सोने के सिक्के का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपको हिंद यूनानियों ने। भारतीय हिंद यूनानियों ने। कहता है फेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? तो इसके लेखक की कोई जानकारी नहीं मिली है।
इसके लेखक की कोई जानकारी नहीं मिली है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी पुस्तक किसने लिखी है, तो आई डोंट नो कौन सा लेखक है, इसकी कोई जानकारी इतिहास में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, अजीब बात है। कहता है हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो ऑफिसर एकेडमी के इसी नारे के साथ आपको शिक्षक बनाने के लिए प्रतिबद्ध स्टार्ट किया गया है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 7000 एमसीक्यू का सीरीज। और ये सीरीज चलेगा लंबा चौड़ा मोटा ताजा। ओके, उस स्रोत का नाम बताइए, बतलाइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्ग पर मौन था। वो स्रोत क्या है आपका? मिलिंद पनाहो। मिलिंद पनाहो नागसेन के रूप में चर्चित, नागसेन ने किया था। मिलिंद और नागसेन के बीच में जो वार्ता हुई थी उसी पर ये मिलिंद पनाहो है। उस स्रोत का नाम बताइए जो क्या है, बताइए इनमें से कौन सा शक वंश की कर्दमक शाखा का संस्थापक था। देखिए शक के 4 शाखा थे, चस्टन, रुद्रादमन, प्रथम। ये कौन था? चस्टन। शक वंश के कर्दमक शाखा के प्रधान तो क्या थे ये थे चस्टन। शक वंश के कर्म तक। कहता रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसका था? कुशानों का था। और किसका था? तो साथियों और शायद चेरा का था, इसलिए इसका जवाब क्या है? ई है। ओके, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अपडेट कर लेते हैं, देख लेंगे। अतः 326 ईस्वी में पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले इनमें से किस नदी को पार किया था? तो सिंधु नदी को। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है सांची का स्तूप। क्या है? सांची स्तूप। ओके, धम्मक का स्तूप भी है। और यहाँ पर क्या हुआ था? तो सारनाथ में है ये। कहाँ? ठीक ना। महाबोधि स्तूप कहाँ है? तो बोध गया में है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अतः बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामे का स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल में हुआ था। ये हुआ था आपका मौर्य वंश के शासनकाल में। किस वंश के शासनकाल में? मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था धामे का स्तूप। ये कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। और इस सारनाथ में बुद्ध ने क्या किया था? तो अपनी पहली उपदेश दिया था। कहता बौद्ध संरचना धामे का स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। इसीलिए हम कुछ नहीं बताते हैं, इतना न क्वेश्चन है कि सब कुछ ऑलरेडी इसी में आ जाएगा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के साथ द्वारा। मोगली पुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 200 क्या हुआ था? 61 ईस्वी के आस 282 ईस्वी के आसपास हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उसके शासन के बारे में लिखने में से कौन सा कथन गलत है? आइए कथन पढ़ते हैं। कहता है उन्हें सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मेडिटेरियन युद्ध कौशल सीख सके। बैरम खां उसका सबसे अच्छा सहयोगी था। बैरम खां तो अकबर का सहयोगी था। चंद्रगुप्त मौर्य पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। सही है। साम्राज्य की पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व उसको दर्शाते, जिससे सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्रा है। इसमें क्या है? तही बी गलत था। देख लिए ना, बैरम खां अकबर के सब। अशोक तर्क सिद्धि के रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वो डैश के पोते थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? शेर शाह सूरी ने करवाया था। मौर्य वंश के शासनकाल में दौरान यह क्या कहलाता था? उत्तरापथ। क्या कहलाता था? उत्तरापथ। जो क्या कलकत्ता से लेकर कहाँ तक जाता था? तो पेशावर तक जाता था। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। वो स्थिरचित्त और शांति प्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त, जिसी का नाम था चाणक्य। तथा उज्जैन के मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्रा लाया था? तो उज्जैन राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्रा लाया था। निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इंडिका में मगध साम्राज्य को 7 साम्राज्य में जो वर्ग है, समाज है, उसको 7 भागों में बांटा गया। अशोक के प्राचीनतम प्रातःभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए थे? ये ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। लेकिन अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं। इसलिए क्या है, अगर आपका ऑप्शन ई होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन मतलब आंसर बनाया, थोड़ा अपडेट कीजिए सर। इनमें से किसके मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में उल्लेखित किया गया है? कौटिल्य को। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों में भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में प्रेरित कर सके। ओके।
इन पर 4 उनका पुत्र एवं पुत्री। तो पुत्र क्या था? महेश, महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा कहाँ गई थी? तो ये दोनों गई थी श्रीलंका। पता नहीं उनमें से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो अशोक थे राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन। डैश ने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? ये कौन थे? अशोक। अशोक ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति। तथा अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग पर विजय थी, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में। अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध की ने सम्राट अशोक को बौद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें शिलालेख में। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था बिंदुसार। सम्राट अशोक डैश का पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। अतः सम्राट अशोक ने पत्थरों का स्तंभों और पत्थरों के तख्तों पर अपने आदर्श उत्कीर्ण करवा कर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तथा अनुसार आचरण कर सके। किसके अनुसार आचरण करे? 14। 14 अभिलेख, 14 शिलालेख थे। कितने? 14 शिलालेख थे। 14। ओके, अकबर के। अशोक महान डैश से संबंधित है? तो गुप्त मौर्य वंश से संबंधित है। कहते हैं महान सम्राट अशोक किस वंश से था? मौर्य वंश से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। पता है कौटिल्य का शासन में डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? मौर्य प्रशासन के बारे में। चाणक्य का एक नाम और अन्य नाम क्या था? विष्णु वर्धन। क्या नाम था? विष्णु गुप्त भी नाम था। पता है मेगास्थनीज बाहर जाने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ता में एक था। उसका संबंध किस देश से था? मेगास्थनीज यूनान से आया था। कहाँ से आया था? सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था, भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारी को कहा जाता है? रज्जुक कहा जाता है। रज्जुक। क्या कहा जाता है? रज्जुक कहा जाता है। ओके साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय था? तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय था चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? विशाख दत्त की। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो मौर्य वंश को जो है शुंग वंश ने समाप्त किया था। किस वंश ने? शुंग वंश ने। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने सिक्कों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो ये सातवाहन ने। किसने? सातवाहन ने। कहता है दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। सही है। ओके। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थल नेपाल लुम्बिनी है। सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। सही है। और चरक बौद्ध गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। गलत है। चरक जो है ये बिंबिसार के निजी चिकित्सक थे। किसके? बिंबिसार के। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से। किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से। कनिष्क का वंश किस वंश से था? कुषाण वंश से संबंधित था। शक युग आरंभ होता है साथियों शक युग का 78 ईस्वी में। शक संवत जो है 78 ईस्वी में आरंभ होता है कनिष्क के द्वारा। ओके। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे? ये था आपका कनिष्क। तथा ईस्वी पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो ये क्या था? तीसरी पीढ़ी में। ईस्वी पूर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईस्वी पूर्व क्या है? डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत को उत्तर पश्चिम सीमा पर। तो पहली ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा अभिलेख हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। इस किसने? तो खारवेल ने। ओके। अब हम लोगों का क्या है? आज हम लोग का यहीं समाप्त करेंगे। कुल 36 पेज का करा दिया आपको। संगम युग क्या होगा? तो संगम युग आपका अगले वीडियो में स्टार्ट होगा, लेकिन आप धैर्य के साथ क्या कीजिए? बने रहिए। और याद रखिए कि संगम युग 46 पेज हो गया। सॉरी, इसमें 36 है, लेकिन टोटल कितना पेज करा दिए? 46। तो 920 में से 46 घट गया। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे कम से कम 200 पेज। क्यों? क्योंकि आज वीडियो बन रहा है रात में, तो वीडियो को अपलोड करना है ना, तब ना आप लोग देखिएगा। तो फिर कल दिन में वीडियो बनाने बैठेंगे तो 5-6 घंटा निपटाएंगे।
ठीक ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और एक बात याद रखिएगा कि ये था आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती द ऑफिसर्स एकेडमी 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला का बुक से 4 घंटा लगातार प्रतिदिन एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी बेस्ड शिक्षक तक बने के बाद ओके, लाइक सब्सक्राइब शेयर सर्विस सर। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, इसको कर देंगे। और ये भी बुक आ रहा है कल, कल आ जाएगा पता नहीं, पहले ही सर क्या किए घोषणा कर दिए लेकिन बुक नहीं आया। और आप देख रहे थे साथियों सर्विस क्लासेज के जी। ओके, क्या करना है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा इन सभी क्लासों को। ओके, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। राधे राधे, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। ओके।